बीपीएससी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन एनालिसिस की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। अभी हम 69वीं बीपीएससी पीटी एग्जामिनेशन 2023 जो 30 सितंबर 2023 को हुए थे उसमें पूछे गए प्रश्नों का एनालिसिस कर रहे हैं, जिसमें हमने शुरुआत की थी कि 30 सितंबर 2023 को सामान्य अध्ययन में जो क्वेश्चन पूछे गए थे 150 को किस विषय से कितने क्वेश्चन थे। इसके बाद हमने भारत के इतिहास में पूछे गए प्रश्नों का एनालिसिस शुरू किया था और उसमें भी हमने प्राचीन भारत के इतिहास से पूछे गए प्रश्नों का एनालिसिस कर लिया है, जिसमें पहले वीडियो में हमने प्राचीन भारत के इतिहास से पूछे गए 5 प्रश्नों को दिखाया था और उसके अगले वीडियो में हमने उन 5 प्रश्नों के उत्तर को दिखाया है। तो फ्रेंड्स, पहले वीडियो में सिर्फ क्वेश्चन पूछने के पीछे यही कारण है कि आप अपनी तैयारी को खुद जांच लीजिए कि आपने जो तैयारी कर रखी है, अगर ऐसे प्रश्न पूछ दिया जाए 70वीं में या आगे के किसी भी एग्जामिनेशन में तो आपसे बने कि नहीं बनेगा, ये आप खुद टेस्ट करने के लिए, आपके लिए हम टेस्ट करने के लिए ये क्वेश्चन इस तरह से सजाते हैं कि पहले वीडियो में सिर्फ क्वेश्चन रहेगा और दूसरे वीडियो में उसका आंसर, ताकि आप बनाने के बाद उसका आंसर मिला लीजिए और अपनी तैयारी को और मजबूत कर लीजिए। तो इसी सिलसिले में हमने मध्यकालीन भारत के इतिहास से पूछे गए प्रश्नों को देख लिया था इसके पहले वाले वीडियो में, जिसमें हमने मध्यकालीन भारत के इतिहास से पूछे गए 6 प्रश्नों को देखा था। आज हर बार की तरह आज के वीडियो में हम उन 6 प्रश्नों का उत्तर बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 69वीं बीपीएससी पीटी एग्जामिनेशन 2023 30 सितंबर 2023 को हुए थे मध्यकालीन भारत का इतिहास में पूछे गए प्रश्नों का उत्तर। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था। तो पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में बाबर के आगमन के कारण पूछा जा रहा है कि भारत में जब बाबर आया था तो उसके आगमन के कारण क्या क्या हुआ था। तो पहला कथन है कि उपमहाद्वीप में बारूद का आगमन हुआ। दूसरा कथन है क्षेत्र की वास्तुकला में मेहराब और गुंबद का परिचय हुआ। तीसरा कथन है कि प्रदेश में तैमूरिड राजवंश की स्थापना हुई। और चौथा कथन है कि युद्ध में तोपों की शुरुआत हुई। उपरोक्त में से कौन से कथन सही है। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन देखिए, ए में कह रहा है कि 3 और 4, बी में 1, 2 और 3, सी में केवल 1 और 2 और डी में उपरोक्त में से कोई नहीं। तो चलिए हम देखते हैं क्या करके कि कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन देखते हैं, उपमहाद्वीप में बारूद का आगमन हुआ। यह कथन गलत है। बाबर के आगमन से पहले ही आपको विजयनगर साम्राज्य में बारूद का उपयोग हो चुका था। ऐसे दुनिया में सबसे पहले बारूद की खोज चीन ने किया है फ्रेंड्स। और भारत में मुगलों के आने से पहले विजयनगर साम्राज्य में एक युद्ध में इसका प्रयोग हो चुका है। विजयनगर साम्राज्य का जब युद्ध चल रहा था आपको बहमनी के साथ, तो उस युद्ध में विजयनगर के राजा ने बारूद का उपयोग किया था। तो इस तरीके से पहला कथन गलत है, क्योंकि यहाँ कहा जा रहा है कि बाबर आया इसलिए बारूद का आगमन हुआ। तो ये कथन गलत है। बाबर के आगमन से पहले यानी मुगलों के आगमन से पहले ही भारत में विजयनगर साम्राज्य के काल से ही आपको बारूद का उपयोग हो रहा है। दूसरा कथन देखते हैं, क्षेत्र की वास्तुकला में मेहराब और गुंबद का परिचय हुआ। ये भी कथन गलत है फ्रेंड्स। मुगलों के आने से पहले दिल्ली सल्तनत में ही वास्तुकला में मेहराब और गुंबद का प्रयोग हो चुका था। तो ये कथन 2 भी गलत है। तीसरा कथन है, प्रदेश में तैमूरिड राजवंश की स्थापना हुई। तीसरा कथन बिल्कुल सत्य है फ्रेंड्स। देखिए, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, बाबर का पूरा नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। तो जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर की धमनियों में एशिया के 2 वीर जातियों का रक्त प्रवाहित था। माता की ओर से वह चंगेज खान यानी मंगोल का वंशज था, जबकि पिता की ओर से वह तैमूर का वंशज था। तो इस तरीके से जब भारत में उसने अपने शासन की स्थापना कर ली तो उसके आने से ही भारत में इसके सत्तारूढ़ होते ही इस क्षेत्र में तैमूरी राजवंश की स्थापना हो गई, क्योंकि वो पिता की ओर से तैमूर का वंशज था। तो ये कथन बिल्कुल सही है कि प्रदेश में तैमूरिड राजवंश की स्थापना हुई थी बाबर के आने के कारण। ये बिल्कुल सही है। चौथा कथन देखते हैं, युद्ध में तोपों की शुरुआत हुई। यह कथन भी बिल्कुल सत्य है। आप सभी जानते होंगे कि पानीपत के प्रथम युद्ध में आपको इब्राहिम लोदी के साथ जो युद्ध हुआ था बाबर का, उस युद्ध में बाबर हार रहा था, लेकिन अचानक उसने तोपों का प्रयोग कर दिया और उसकी जीत हो गई। इस तरीके से युद्ध में तोपों की शुरुआत हुई थी। ये सही बात है। बाबर के आगमन से ही पानीपत के प्रथम युद्ध में भारत में तोपों की शुरुआत हुई है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि कथन 1 और 2 गलत है, जबकि कथन 3 और 4 सही है। तो इस तरीके से आंसर हो जाएगा ए। तो इस तरीके से 69वीं बीपीएससी पीटी एग्जाम 2023 में जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है वह मुगल वंश से संबंधित है और बाबर के भारत में आगमन से संबंधित है। पूछा गया है कि बाबर के आने पर भारत में क्या क्या हुआ। तो इस तरीके से आपने इसका एनालिसिस देखा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। 3 और 4, प्रदेश में
तैमूरिड राजवंश की स्थापना हुई, क्योंकि यह पिता की ओर से तैमूर राजवंश का था। और युद्ध में पहली बार पानीपत के प्रथम युद्ध में जो 1526 में हुआ था इब्राहिम लोदी के खिलाफ, उस युद्ध में बाबर ने भारत में पहली बार तोप की शुरुआत की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 और 4। बता दूं फ्रेंड्स कि यह क्वेश्चन आईएएस के एग्जामिनेशन में 2015 में पूछ चुका है। फ्रेंड बता दूं कि यह प्रश्न आईएएस के एग्जामिनेशन में 2015 इसमें पूछ चुका है। दोनों के प्रश्नों में अंतर यही है कि बीपीएससी के एग्जामिनेशन में चौथा कथन जोड़ दिया गया है, जबकि आईएएस के एग्जामिनेशन 2015 जो हुए थे उसमें जो क्वेश्चन पूछा गया था उसमें ऊपर के 3 कथन ही दिए गए थे। पूछा गया था कि इनमें से कौन से कथन सही है या गलत है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आईएएस के एग्जामिनेशन में जो पूछे गए प्रश्न होते हैं उनको अगर बना लेते हैं आप तो बीपीएससी के एग्जामिनेशन में काफ़ी लाभ मिलता है। अब देखते हैं 69वीं बीपीएससी पीटी एग्जामिनेशन 2023 में मध्यकालीन भारत के इतिहास में पूछा गया दूसरा प्रश्न, किस बंदरगाह को मुगल काल में बाबुल मक्का यानी मक्का का द्वार कहा जाता था? ऑप्शन है ए सूरत, बी कैम्बे, सी भरूच, डी कालीकट। तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर हो जाएगा ए सूरत। फ्रेंड्स आपको बता दें कि मुगल काल में सूरत एक बंदरगाह था जहां से मक्का की यात्रा की जाती थी, इसलिए इस बंदरगाह को बाबुल का मक्का कहा जाता था। इस बंदरगाह को पश्चिम एशिया के प्रवेश द्वार के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि सूरत अन्य एशियाई देशों में समुद्री मार्गों के माध्यम से व्यापार किए जाने वाले सामान और कपड़ों के मुख्य केंद्रों में से एक है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि दूसरे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ए सूरत, क्योंकि सूरत से ही मक्के की यात्रा की जाती थी, यानी हज यात्री इसी रास्ते से होकर जाते थे। इस तरीके से यहाँ पे 2 चीज़ याद रखिएगा कि सूरत बंदरगाह जो गुजरात में स्थित है उस समय मुगल काल में इसे बाबुल मक्का कहा जाता था, और साथ ही सूरत बंदरगाह को पश्चिम एशिया का प्रवेश द्वार के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि सूरत अन्य एशियाई देशों में समुद्री मार्गों के माध्यम से व्यापार किए जाने वाले सामान और कपड़ों के मुख्य केंद्रों में से एक है। पिछला क्वेश्चन जो बाबर से संबंधित था वह प्रश्न भी यूपीएससी के एग्जामिनेशन में 2015 में पूछा जा चुका है, और यह प्रश्न जो दूसरा क्वेश्चन है ये भी आईएएस के एग्जामिनेशन में 2001 ईस्वी में पूछा गया है। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं कि जो क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा जा चुका है उसी क्वेश्चन को पूछा जाता है बीपीएससी में। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप बीपीएससी की तैयारी अगर कर रहे हैं तो यूपीएससी के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को आप सोल्व करके जाएं एग्जामिनेशन में, ताकि काफ़ी मदद मिलेगी। तीसरा प्रश्न देखते हैं, अष्टप्रधान मंत्री परिषद थी। ऑप्शन ए चोल प्रशासन में, बी मराठा प्रशासन में, सी विजयनगर प्रशासन में, और डी गुप्त प्रशासन में। तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर हो जाएगा मराठा प्रशासन में। शिवाजी महाराज के केंद्रीय प्रशासन में राजा राज्य का सर्वोच्च प्रमुख होता था, जिसे 8 मंत्रियों के एक समूह द्वारा सहायता प्रदान की जाती थी, जिन्हें अष्टप्रधान कहा जाता था। इनके प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत पेशवा का पद भी था, जिसे मुख्य प्रधान के रूप में भी जाना जाता है, जो मूल रूप से राजा शिवाजी की सलाहकार परिषद का नेतृत्व करता था। इनकी यह प्रशासनिक व्यवस्था प्रशासन की सुदृढ़ व्यवस्था के लिए की गई थी, जो प्रशासन की दक्कन शैली से काफ़ी प्रेरित थी। फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि अष्टप्रधान जो थी, यानी इनकी जो प्रशासनिक व्यवस्था थी शिवाजी की, वो किस शैली पर आधारित थी? तो दक्कन शैली पे आधारित थी। दक्कन शैली से ये काफ़ी प्रेरित थे। फ्रेंड्स बता दें कि शिवाजी ने राज्य के प्रशासन के लिए केंद्रीय स्तर पर अष्टप्रधान की व्यवस्था की थी, जिसके अंतर्गत 8 मंत्रियों को नियुक्त किया गया था। इसमें पेशवा, अमात्य, मंत्री, सचिव, सुमंत, सेनापति, पंडित राव एवं न्यायाधीश शामिल थे। ये शिवाजी के राज्य प्रशासन में आधुनिक काल के सचिवों की भांति कार्य करते थे। इनका कार्य राजा को परामर्श देना मात्र था। इसे किसी भी अर्थ में मंत्रिमंडल नहीं कहा जा सकता। प्रत्येक मंत्री राजा के प्रति उत्तरदायी थे। इनका विवरण इस प्रकार है। देखिए, पेशवा होते थे सबसे ऊपर में, यानी अष्टप्रधान में सबसे जो महत्वपूर्ण होते थे पेशवा। प्रत्येक मंत्री राजा के प्रति उत्तरदायी थे। इनका विवरण निम्नलिखित है। पेशवा सबसे नंबर 1 में अष्टप्रधान में पेशवा आते थे, जो राजा का प्रधानमंत्री होते थे। दूसरा नंबर पे अमात्य होते थे, जो वित्त एवं राजस्व मंत्री के रूप में काम करते थे। तीसरा वाकिया नवीस या मंत्री, जो राजा के दैनिक कार्यों तथा दरबार की प्रतिदिन की कार्यवाहियों का विवरण रखता था। चौथा सचिव अथवा सुरुनवीस, राजकीय पत्र व्यवहार का कार्य करता था। सचिव अथवा सुरुनवीस। सुमंत या दबीर, 5वें नंबर पे थे सुमंत या दबीर, जो विदेश मंत्री का काम करते थे। 6ठे नंबर पे सेनापति या सर ए नौबत, ये सेना की भर्ती, संगठन, रसद आदि का प्रबंध करते थे। 7वां नंबर पे पंडित राव आते थे, जो विद्वानों और धार्मिक कार्यों के लिए अनुदानों का दायित्व निभाते थे। 8वां नंबर पर न्यायाधीश आते थे, जो मुख्य न्यायाधीश का काम करते थे। इस तरीके से अष्टप्रधान जो क्वेश्चन पूछा गया है शिवाजी के संबंध में, ये शिवाजी प्रशासन में थे, यानी मराठा प्रशासन में था, और ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इस तरीके से अष्टप्रधान मंत्री परिषद थी मराठा प्रशासन में। क्वेश्चन नंबर 3 का सही उत्तर हो जाएगा बी, मराठा प्रशासन में। इतना महत्वपूर्ण प्रश्न है कि इसे बार बार पूछा जाता है, जिसे देख सकते हैं आप। आईएएस के एग्जामिनेशन 1996 में पूछा गया है। 64वीं, 65वीं, 66वीं, 69वीं, इन सभी बीपीएससी पीटी एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन पूछा गया है, यानी बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है और रिपीट किया जाता है।
चलते हैं चौथे क्वेश्चन पे। इनमें से किसने भारत में फारसी त्यौहार नौरोज की शुरुआत की थी? ऑप्शन ए है अलाउद्दीन खिलजी, बी में बलबन, सी में इल्तुतमिश और डी में फिरोज शाह तुगलक। फ्रेंड्स चौथे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बलबन। बलबन के बारे में जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण बातें। गयासुद्दीन बलबन दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश का शासक था। इसने 1266 से 1286 ईस्वी तक शासन किया था। इसने सुल्तान के पद को दैवीय घोषित कर सारी सत्ता अपने हाथ में केंद्रित कर ली थी। बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था और इसका पूरा नाम गयासुद्दीन बलबन था। गयासुद्दीन बलबन दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश का शासक था, जिसने 1266 से 1286 ईस्वी तक शासन किया था। इसने सुल्तान के पद को दैवीय घोषित कर सारी सत्ता अपने हाथ में केंद्रित कर ली थी। इस तरीके से वह इल्तुतमिश का गुलाम भी था, जो 1266 में गयासुद्दीन बलबन के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा। उसने फारसी त्यौहार रीति रिवाज पर आधारित नौरोज त्यौहार की शुरुआत की थी। अपने दरबार के लिए बलबन ने एक बड़े सुल्तान के दरबार के अनुरूप नियम बनाए और उन्हें कठोरता से लागू किया। इस क्षेत्र में उसका आदर्श ईरानी बादशाह थे और उसने उनकी कई परंपराओं को अपने दरबार में आरंभ किया। चूंकि वह ईरानी बादशाह से प्रेरित था, इसलिए ईरान की कई परंपराओं को अपने दरबार में लागू किया। उसने ईरानी परंपरा सिजदा, जिसमें भूमि पर लेटकर अभिवादन करना होता है, और पावोस, सुल्तान के चरणों को चूमना की प्रथा आरंभ की। और ईरानी बादशाह से प्रेरित होने के कारण ही उसने अपने दरबार में प्रतिवर्ष फारसी यानी ईरानी त्यौहार नौरोज बड़ी शानो शौकत के साथ मनाने की प्रथा आरंभ की थी। इस तरीके से चौथे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बलबन। बलबन ने भारत में फारसी त्यौहार नौरोज की शुरुआत की थी। अब देखते हैं पांचवा प्रश्न। नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म को किस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया? ऑप्शन है दक्षिण भारत, बी है पूर्व भारत, सी है पश्चिम भारत, डी है उत्तर भारत। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, उत्तर भारत। इस तरीके से नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म को उत्तर भारत में लोकप्रिय बनाया था। मध्यकालीन भारत के इतिहास में पूछा गया छठा प्रश्न। फुतुहात ए आलमगीरी किसके द्वारा लिखी गई थी? ऑप्शन ए हरिदास, बी भीमसेन, सी ईश्वरदास नागर, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, ईश्वरदास नागर। तो इस तरीके से इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ईश्वरदास नागर। फ्रेंड्स ईश्वरदास नागर ने फुतुहात ए आलमगीरी नामक पुस्तक लिखी थी। फुतुहात ए आलमगीरी पुस्तक की फ्रेंड्स, तो इसका उत्तर आपने इस तरीके से इसका उत्तर हो जाएगा सी। इस तरीके से इसका उत्तर हो जाएगा सी, ईश्वरदास नागर। फुतुहात ए आलमगीरी नामक किताब ईश्वरदास नागर के द्वारा लिखी गई थी। फुतुहात ए आलमगीरी पुस्तक की रचना ईश्वरदास नागर द्वारा की गई थी, जो लंबे समय तक जोधपुर जिले में एक मुगल अधिकारी थे। इनकी इस कृति में 1698 तक की औरंगजेब के शासनकाल की महत्वपूर्ण घटनाएं शामिल है। देखिए इसमें महत्वपूर्ण बातें क्या हो गई, अगले एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है कि फुतुहात ए आलमगीरी जो ईश्वरदास नागर द्वारा लिखित है, इसमें किन बातों की चर्चा है। तो फ्रेंड्स जान गए कि 1698 तक के औरंगजेब के शासन का उल्लेख है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी, ईश्वरदास नागर। तो इस तरीके से हमने 69वीं बीपीएससी पीटी एग्जामिनेशन 2023 में मध्यकालीन भारत के इतिहास से पूछे गए प्रश्नों को देखा, और अगले वीडियो में हम बात करेंगे आधुनिक भारत के इतिहास से पूछा गया प्रश्न। तो फ्रेंड्स अब मिलते हैं अगले वीडियो में आधुनिक भारत के इतिहास से पूछे गए प्रश्न के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रयास हमारा अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जिन लोगों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।